दुनिया के सबसे खूंखार सम्राटों में से एक, जिसने अपने वक्त में दुनिया की 11% आबादी का खात्मा कर दिया था। चीन की लोग उसे जंगली कहते थे। यूरोप वाले शैतान जो रास्ते में आया काट डालते थे। मंगोलिया के पठारों में रहने वाला एक कबीलाई लड़का दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य का मालिक कैसे बन गया? ऐसा क्या था उसमें सभ्यता की दुहाई देने वाले चीन और पर्सिया उसके सामने टिक नहीं पाए? तिमुचिन मंगोलिया के एक कबीले में पैदा हुआ था। तब मंगोलिया में कोई एक साम्राज्य नहीं था, अलग अलग कबीले थे जो आपस में लड़ते मरते रहते थे। इसी लड़ाई के चक्कर में तिमुचिन के पिता की हत्या हो गई। तिमुचिन का एक सौतेला भाई था। परिवार की कमान संभालने के लिए दोनों भाइयों में कहा सुनी हुई तिमुचिन ने भाई को मार डाला। तिमुचिन जब पैदा हुआ उसके हाथ में मांस का एक लोथड़ा था। कबीलाई परंपरा में इसका मतलब था ये बच्चा एक दिन दुनिया का पर राज करेगा। दुनिया पर राज करने के लिए ज़रूरत होती है सेना की। इसके लिए तिमुचिन ने तमाम कबीलों को एक किया, उनमें आपसी रिश्ते जोड़े। कई बार विरोध हुआ, सालों तक कबीलों के बीच आपसी लड़ाई हुई। 1206 में कबीले आपस में सुलह कर लेते हैं। मंगोलियाई सरदारों ने एक मिलिट्री काउंसिलिंग बुलाई। इस काउंसिल में तिमुचिन को तमाम मंगोलों का सरदार घोषित किया गया। मंगोलों के इतिहास की किताब के अनुसार ओनोन नदी के किनारे सफ़ेद झंडे के नीचे मंगोलों ने तिमुचिन को कैगन के खिताब से नवाजा था। यहीं से तिमुचिन को नया नाम दिया गया, चंगेज, और कैगन आगे जाकर बन गया खान। इस तरह तिमुचिन ने चंगेज खान कहलाया, जिसका मतलब था दुनिया का बादशाह। इस नाम को असलियत बनाने के लिए चंगेज खान ने अपने सैन्य मुहिम की शुरुआत की। पहला नंबर आया चीन का, वर्तमान में जिसे हम बीजिंग कहते हैं, तब चोंगतू के नाम से जाना जाता था। चोंगतू जिन साम्राज्य को राजधानी हुआ करता था, गेट वॉल ऑफ चाइना से पूरी तरह सुरक्षित था। इसके निर्माण का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी था, चीन के लोग मंगोलाई लोगों को जंगली समझते थे, उनसे कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहते थे। चंगेज खान अपनी सेना सहित ग्रेट वॉल के पास पहुंचा और सीज डाल दी। अंदर जाने वाली रसद की सारी लाइनें काट दी गईं। 3 साल बाद जब लोग भूखे मरने लगे, सम्राट ने हथियार डाल दिए। चीन के बड़े हिस्से पर चंगेज खान का कब्जा हो गया। पर्सिया के जंग में चंगेज खान ने धीरज से काम लिया। उसने अपने कुछ जासूस भेजे, उन्हें पकड़कर उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद एक अधिकारी राजदूत भेजा। कुछ रोज बाद राजदूत का कटा हुआ सिर उसके पास वापस आया। चंगेज खान ने जंग का ऐलान कर दिया। 1219 में लड़ी गई इस जंग का जिक्र रॉबर्ट ग्रीन ने जंग की 33 रणनीतियाँ नाम की अपनी किताब में किया है। रॉबर्ट ग्रीन इसमें मंगोल सेना की रणनीति के बारे में बताते हैं। शुरुआती युद्ध में मंगोल सेना हारती दिख रही थी। मंगोल सैनिक पीछे हटने लगे। ये देखकर दुश्मन आत्मविश्वास से भर गया। पर्सिया के शाह को उम्मीद थी चंगेज खान एक और बार हमला करेगा। ऐसा हुआ भी, लेकिन चंगेज खान ने इस बार दूसरी तरफ से हमला किया। इस रास्ते में लंबा रेगिस्तान पड़ता था। शाह को उम्मीद नहीं थी मंगोल फौज रेगिस्तान को पार कर पाएगी। कुछ दिनों बाद उसे इस बात का एहसास हुआ, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मंगोल फौज ने सिर्फ युद्ध ही नहीं जीता, हमने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को नेस्तो नाबूद कर डाला। शहर के कुत्ते भी मार डाला। युद्ध करते हुए उसकी सेना यूरोप में पोलैंड और यूक्रेन तक पहुंच गई। 1223 तक चंगेज खान क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य का मालिक बन गया। उसकी सेना अति क्रूर थी। एक फौज दुनिया की बड़ी बड़ी सभ्यताओं पर भारी कैसे पड़ गई? इस सवाल का जवाब मंगोलों को युद्ध नीति से हुआ था। पहली बार चंगेज खान ने अपनी सेना को मेरिट के आधार पर तैयार किया था। उसके दुश्मन अक्सर अपने खासों और परिवार वालों को सेना में ऊंचे ओहदे पर रखते थे। दूसरा कारण, चंगेज खान खुद एक कबीलाई धर्म मानता था।
जिसमें आसमान की पूजा की जाती थी। उसने कभी किसी और धर्म पर रोक टोक नहीं लगाई। सभी धर्म के लोग उसकी सेना में शामिल थे। तीसरा कारण, उसके घोड़े मंगोल हल्के बख्तर वाले घोड़े से चलते थे, जिसकी वजह से उनकी रफ्तार तेज होती थी। मंगोल सैनिक युद्ध करते हुए सिर्फ अपने पैरों से घोड़ों को नियंत्रित करते थे। इस तरह उनके हाथ एकदम फ्री रहते थे, जिनसे वो दौड़ते दौड़ते तीर कमान का इस्तेमाल करते। सेना कभी भारी भरकम कारवां के साथ नहीं चलती थी। चंगेज खान खुद साधारण टेंट में रहता था। मंगोल सेना के पास राशन भी बहुत कम हो रहता था। मुश्किल आने पर वो बूढ़े, जख्मी और बीमार घोड़ों को मारकर खा लेते थे। साल 1222 से 1327 तक मंगोलों ने कई बार भारत पर आक्रमण किया, लेकिन इसमें वो सफल नहीं रहे। खुद चंगेज खान ने वक्त में इसका एक दुश्मन दिल्ली में पनाह लेने आया था। दिल्ली पर जब इल्तुतमिश का शासन था, उसने मंगोलों के डर से उनके दुश्मन को पनाह देने से इनकार कर दिया। इसके बाद मंगोल फौज लौट गई। मंगोल इतिहास की किताब द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स के अनुसार साल 1227 में एक युद्ध अभियान के दौरान घोड़ों से गिरकर उसकी मौत हो गई। यूरोपियन यात्री मार्को पोलो के अनुसार वो इन्फेक्शन के कारण मरा था। 2021 में एक स्टडी के अनुसार उसकी मौत प्लेग के कारण हुई थी। चंगेज खान की मौत को लेकर कुछ भी साफ नहीं है। वो खुद नहीं चाहता था कि उसकी मौत के बाद उसे कोई याद रखे। उसने अपनी कोई तस्वीर नहीं बनने दी। मरने से पहले उसने एक फरमान जारी किया कि उसकी कब्र का पता किसी को भी ना चले। मंगोल लोक कथाओं के अनुसार जितने लोगों ने उसकी अंतिम यात्रा में हिस्सा लिया था, उन सभी की हत्या कर दी गई ताकि उसकी कब्र का पता किसी को भी ना चले। मरने से पहले उसका आखिरी बयान था, मैं पूरी दुनिया फतह करना चाहता था, लेकिन एक उम्र उसके लिए बहुत कम है। मरने के बाद उसके साम्राज्य का क्या हुआ? वैज्ञानिक अनुसंधानों से पता चला है कि पूर्व मंगोलिया में एक बड़ी जनसंख्या का डीएनए चंगेज खान से मिलता है। लगभग 8% पुरुषों की संख्या में वाई क्रोमोसोम के अंदर एक ऐसा निशान मौजूद है जिससे पता चलता है कि वो चंगेज खान के खानदान से संबंध रखते हैं। कुल मिलाकर पूरी दुनिया में 1 करोड़ 60 लाख लोग ऐसे हैं जिनके डीएनए में चंगेज खान का कुछ न कुछ हिस्सा जरूर है। पाकिस्तान में हजारा कबीले के लोगों के डीएनए में ऐसे निशान मिले हैं। ये लोग भी खुद को मंगोल ही कहते हैं। चंगेज खान ने खुद दर्जनों शादियां की और उनके बेटे की तादाद 200 बताई जाती है। उसके कई बेटों ने आगे जाकर अपनी हुकूमतें कायम की, साथ ही साथ विशाल हरम रखे जहाँ के उनके पास बड़ी तादाद में बेटे पैदा हुए। ऐसी नॉलेजफुल जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। जय हिंद।